स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। आ जाओ, चलो जी अगला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन देखिए जी। पहले क्वेश्चन में ही तुम इतना मतलब स्टार्टिंग में आते ही तुम ना ऐसे करवा देते हो कि हाँ वो चीज निकल के फिर आएगी नहीं आएगी, बट वो तो मुझे पता है कि अभी एक दो अच्छे से कमेंट्स आएंगे बच्चों के तो अपने आप निकल के आ जाएगी। ओके, with whom among the following was appointed as the executive speaker, pro term speaker for the 17th लोक सभा। 17th लोक सभा के प्रो टर्म स्पीकर का क्या नाम है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रो टर्म स्पीकर। देखिए एक स्पीकर होता है, ठीक है, हमें पता है कि स्पीकर क्या है, चेयरमैन ऑफ द लोकसभा। ये तो सबको पता है कि हाँ भाई लोकसभा के अंदर जो भी चीजें होती हैं या जो भी चीजें हम करते हैं सब चीजें, ठीक है, तो वो सब चीजें जो हैं आपके स्पीकर का काम होता है, ठीक है। हम प्रॉपर तरीके से डेकोरम मेंटेन करना, वो सब चीजें। अब बात यहां पे ये भी आ जाती है कि प्रोटम का मतलब क्या हुआ। प्रोटम का मतलब टर्म मतलब समय, प्रो मतलब पहले, मतलब समय से पहले, यानी कि जब स्पीकर चुना जा रहा है, जब स्पीकर चुना जा रहा है उससे पहले का समय, तो दैट मींस प्रो टर्म स्पीकर उसे कहते हैं। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल ये कोई पर्सन है, ये पेन कोई पर्सन है, ठीक है, ये स्पीकर है। अब इसको अपॉइंट करने से पहले मैं अपॉइंट हो गया हूं यहां पे। मुझे अपॉइंट कौन कर रहा है? मुझे अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। ये सामने क्या बैठी है? सामने बैठी है लोकसभा, और मैं क्या हूं? प्रो टर्म स्पीकर, ठीक है। मुझे इलेक्ट करने का, मुझे चुनने का क्या क्राइटेरिया है? राष्ट्रपति ने मुझे ही चुना, ठीक है। हालांकि स्पीकर तो इसको चुना जाएगा बाद में, वो अलग बात है। तो अब यहां पे क्या है कि मुझे इलेक्ट करने का रीजन सिर्फ ये है कि मैं इस लोकसभा का मेंबर हूं और मैं सबसे ज्यादा बार जो है मैं जीता हूं। जीतने का मतलब क्या है कि मैं लोकसभा के इलेक्शन मैक्सिमम टाइम जीते हैं मैंने, 2 बार 4 बार 5 बार मैं एक MP रहा हूं, तो मुझे प्रो टर्म स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि मैं बीजेपी से में हूं, मैं कांग्रेस से हूं, मैं आम आदमी पार्टी से हूं, मैं XYZ पार्टी से, किसी भी पार्टी से हूं तो मुझे अपॉइंट कर दिया जाएगा, एज ए प्रो टर्म स्पीकर अपॉइंट कर दिया यहां पे जाएगा। अब बात ये है, ये प्रो टर्म स्पीकर के इलेक्शन लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। जो स्पीकर के काम है वो सारे प्रो टर्म स्पीकर के काम होते हैं, डेकोरम मेंटेन करके रखना, प्रॉपर तरीके से अटेंडेंस, ये वो, ठीक है, और कोरम मेंटेन करके रखना, 10% लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो हैं वो किसके हाथ में होती हैं? प्रोटम स्पीकर के हाथ में होती हैं। प्रोटम स्पीकर बन सकता है, बिल्कुल। फिर इसको अपॉइंट क्यों किया? इस प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट किया गया है, क्यों किया गया है? जब तक इसके स्पीकर के इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक मैं एज ए प्रोटम स्पीकर बैठा रहूंगा। अगर मैं प्रोटम स्पीकर जो है स्पीकर बन जा रहा हूं, अगर प्रोटम स्पीकर बन जा रहा है तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट किया, उसको बाद स्पीकर अपॉइंट कर देंगे हम, दैट्स इट। आप ही प्रोटम स्पीकर हो, आप ही स्पीकर बन जाओगे अगर प्रोटम स्पीकर के इलेक्शन जीत गया तो। अदरवाइज ये कोई और पर्सन है, जब इसके इलेक्शन हो जाएंगे, सब जीत जाएगा, ये कोई और पर्सन है, ठीक है, ये जीत गया तो मुझे रिप्लेस कर दिया जाएगा और ये यहां पे आके बैठ जाएगा, एज ए स्पीकर बैठ जाएगा, दैट्स इट। ये आपका पूरा का पूरा काम होता है। पॉइंट समझ आया तुम्हें जी? तो ये 17th लोकसभा के प्रोटम स्पीकर का नाम हमें बात करनी है, तो वो है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? वैसे हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है जी? हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? दैट इज ओम बिरला जी, ठीक है। और दैट्स इट। चलिए जी आगे क्वेश्चन बात करते हैं। पल्लव की कैपिटल कौन सी है? पल्लव वंश की पल्लव वंश की कैपिटल इनमें से कौन सी है? देखिए पल्लव वंश की कैपिटल जो है वो है कांचीपुरम। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, कांचीपुरम। पल्लव वंश में आपको मैंने हमेशा कहा है एक पर्सन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नरसिम्हा वर्मन 1। नरसिम्हा वर्मन 1 ये वो राजा है जिसने पुलाकेशिन II को हराया था। ये पुलाकेशिन II कौन है? चालुक्य वंश का राजा है, जिसकी कैपिटल का नाम क्या है? वातापी और बादामी। वातापी और बादामी उसकी कैपिटल का नाम है। किसकी? चालुक्य वंश की कैपिटल का। जब नरसिम्हा वर्मन ने पुलाकेशिन II को हराया था तो इसलिए नरसिम्हा वर्मन 1 ने टाइटल लिया था क्या? वातापी कोंडा, जाने की वातापी को जीतने वाला। और इसे हम और क्या कहते हैं? ममाल के नाम से जाना जाता है, ममाल। क्लियर? उसका मतलब क्या होता है? ग्रेट रेसलर, ग्रेट रेसलर। समझ आया?
और इसने महाबलीपुरम बनाया था तमिलनाडु में, महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम, जहां पे आपका 7 पगोड़ा है, 7 पगोड़ास, और वो 5 मोनोलिथिक रॉक पिलर पे बना हुआ है। मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है कि एक पत्थर से जो चीज बनाई जाएगी वो मोनोलिथिक होता है। 5 मोनोलिथिक रॉक पिलर पे आपका देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखने वाला पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आप ही के लिए। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था, दिल्ली से देवगिरी, जिसे हम दौलताबाद कहते हैं महाराष्ट्र में, किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी? याद है तुम्हें? किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी? द कैपिटल वॉज शिफ्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। याद है, जिसे हम वाइजेस्ट फूल कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन सा पर्सन आया था? दैट इज द, कौन सा पर्सन आया था मोरक्को से? इब्न बतूता। उसने क्या लिखा था? रहला, सफरनामा। समझ आया? रहला और सफरनामा, ठीक है। और उसको अपॉइंट क्या किया गया था? मोहम्मद, उसको क्या नाम है उसका, इब्न बतूता को क्या अपॉइंट किया गया था? काजी, काजी ऑफ दिल्ली। काजी का मतलब जो जुडिशियल एक्शन रोल प्ले करता था, ठीक है, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्लियर जी। नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज हमें, मैंने आपको बताया था, व्हाट, वेयर, कन्नौज, वी हैव रेड कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज कैपिटल शिफ्ट करी थी। किसने करी थी? थानेश्वर से कन्नौज हर्षवर्धन ने कैपिटल शिफ्ट करी थी, ठीक है। हर्षवर्धन खुद एक लेखक हैं। इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? प्रियादर्शिका नागानंद, और प्रियादर्शिका नागानंद एक और थी, रत्नावली। प्रियादर्शिका नागानंद, रत्नावली। पीएनआर स्टेटस होता है ना गाड़ी का ट्रेन का स्टेटस होता है ना, पीएनआर स्टेटस, तो उससे आप याद कर सकते हैं। प्रियादर्शिका नागानंद और रत्नावली, ये किसकी बुक्स हैं? ये आपकी पुस्तकें हैं, दैट इज हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के ऊपर भी पुस्तक लिखी गई है, हर्षचरिता। और हर्षचरिता ये किसने लिखी थी? भानभट्ट ने। भानभट्ट कौन है? भानभट्ट है आपका कोर्ट पोइट है, किसका? कवि है, दरबार में रहता है, किसके? हर्षवर्धन के। और भानभट्ट की अगर हम बात करते हैं, भानभट्ट ने जो है हर्षचरिता तो लिखी है, इसके अलावा कौन सी पुस्तक लिखी है? हर्ष कदम्बरी। कदम्बरी नाम की पुस्तक भी किसने लिखी है? भानभट्ट ने लिखी है, याद करना, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आज एक ना मैराथन होगी, ठीक है। और अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक डिफेंस एग्जाम्स के लिए होगी, जैसे सीडीएस, सीपीएफ, एफकैट वगैरह के एग्जाम्स है ना, तो आज मैं शाम को एक वीडियो डालूंगा, इट्स ए कंपाइलेशन वीडियो, और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें मैंने डिस्कस किए हैं, तो उसको पढ़ लेना, ठीक है, डिफेंस एग्जाम्स के लिए, तो आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा आपको। चलिए जी, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो आंसर इसमें आपका क्या बन गया? ए। अच्छा, हर्षवर्धन के टाइम पे एक पर्सन आया था, ह्यूनसांग। कहां से? चाइना से। और ह्यूनसांग को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पे है? यस, एनीवन? सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपका कहां पे है? एनीवन? जी, बिल्कुल सही। सो इट इज इन द देहरादून। आंसर नंबर क्या बनेगा? बी। देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। देहरादून में 2 हेडक्वार्टर्स आपको और याद करने हैं। कौन कौन से? एक तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट याद करना है आपको, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको याद करना है, नंबर 1 फॉरेस्ट वाला। एक आपको याद करना है सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर वहां पे है, सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी वहां पे है, ठीक है, तो ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बिल्कुल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भी वहां पे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये भी हमें देहरादून में देखने को हमें मिलता है। क्लियर हो गया तुम्हें? जी, ऐसे तो बहुत सारे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी कहां पे है? दैट इज इन द देहरादून में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम भी देखने को हमें मिलता है, ठीक है। अगर मैं नागपुर की बात करूं, नीरी, नीरी वर्ड सुना तुम लोगों ने? शॉर्ट में नीरी वर्ड यूज करते हैं इसको, नीरी। नीरी क्या होता है? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका नागपुर में है। नागपुर में ही आपका कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च,
वो भी कहां पे है, नागपुर में देखने को हमें मिलता है। क्लियर। अहमदाबाद, अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जो फुली क्या है आपका वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इसको मिला हुआ है। यहां पे आपके टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका, टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, याद रखना। चलिए जी, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, देहरादून। ये देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना, ले लो इसका, ये कुछ हेडक्वार्टर्स मैंने लिखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो, सो डैट बाद में तुम लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। यस, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया, अनिकेत ने बोला है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, बिल्कुल मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसे बोला जाता है, कानपुर को। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे बोला जाता है, कोयम्बटूर को बोला जाता है, ये याद रखना। कोयम्बटूर तमिलनाडु में, और कोयम्बटूर तमिलनाडु, तो तमिलनाडु वाला पार्ट कौन सा आ गया आपका, कोरोमंडल कोस्ट वाला पार्ट आ गया। और कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर कौन सी मॉनसून बारिश करती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बारिश करती है, याद रखना। तमिलनाडु में एक शहर है मदुरई, मदुरई सिटी ऑफ फेस्टिवल कहते हैं उनको, और पहला संगम और थर्ड संगम आपका हुआ था मदुरई में हुआ था। एंड मदुरई किसकी कैपिटल है, पांड्या वंश की कैपिटल है, ये भी आपको याद रखना है। और मदुरई में ही गांधी जी ने शर्ट को उतार दिया था और उसके बाद शर्ट नहीं पहनी थी, हाफ नेकेड जिसे कहते हैं वो हुए थे वहां पे, उसके बाद उन्होंने शर्ट नहीं पहनी। तो गांधी जी को हाफ नेकेड सेंट किसने बोला था, विंस्टन चर्चिल ने बोला था। ये सारे पॉइंट्स याद रखना, ठीक है, मतलब मैंने उसको लिंक कर दिया थोड़ा सा, समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी। इंडिया में जो पहली इमरजेंसी घोषित की गई थी वो कब घोषित करी गई थी। देखिए इमरजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, कोई इशू हो चल रहा है। हमारे भारत में 3 इमरजेंसी हैं, 352 आर्टिकल नंबर, 56 और 360 आर्टिकल नंबर के अकॉर्डिंग। 352 जो है नेशनल इमरजेंसी है, 356 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, 360 इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी ये है जो 3 कारणों से हमारी लगती है, एंड दैट इज द एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर कोई विद्रोह चल रहा है, वॉर चल रही है, और आपका जो है आपका आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन ये 3 कारणों से लगती है। ये आर्म्ड रिबेलियन का पहला वर्ड क्या होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। पहले वर्ड क्या होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमने आर्म्ड रिबेलियन में वर्ड में चेंज किया था, और कौन सी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग जो है इसको बदला गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। 356 कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी बोलते हैं, और इसको और क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी, और जो है दैट इज और क्या बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी के नाम से हम बोलते हैं, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी के नाम से बोलते हैं। और एक को बोलते हैं हम प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि राष्ट्रपति का शासन लग जाता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी भी नहीं लगी, और आप ये भी कह सकते हैं आर्टिकल 360 कभी नहीं लगा। और 356 हमारा पहली बार पंजाब में लगा था, कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये 3 कारणों से हमारी इमरजेंसी लगी हुई है। एक्सटर्नल एग्रेशन 1962 का था, इंडिया चाइना। वॉर थी आपकी 1971 की, इंडिया पाकिस्तान। और इंटरनल डिस्टर्बेंस था आपका 1975 में, और जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे था, और फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। तो यहां पे पहली बार इमरजेंसी घोषित करी गई थी। तो इसका मतलब क्या बनने वाला है, तो इसका मतलब बनने वाला है, सो इट वाज इंप्लीमेंटेड इन द 1962। क्लियर। एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, 1971 में जब हमारी सेकंड नेशनल इमरजेंसी घोषित करी गई थी तो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। लेकिन इस इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में हमने ईस्ट पाकिस्तान को अलग राज्य बनवाया था, एंड दैट इज बांग्लादेश। तो अगर आपसे पूछा बांग्लादेश का गठन कब हुआ है, बना कब है, तो 71 टिक करके आना, 47 गलती से मत कर देना, ठीक है, तो ध्यान रखना। समझ आया तुम्हें, क्लियर हो गया तुम्हें। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं तुम्हें। तो आपका आंसर क्या बनेगा जी, बी, 1962 इज द करेक्ट आंसर। और इमरजेंसी की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना, अगर आपसे पूछा इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहां से लिए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, तो वो लिए हैं हमने आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। क्लियर। लेकिन एक चीज याद रखनी है, इमरजेंसी के टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। वो हमने कहां से लिया है, वो जर्मनी से लिया है। गड़बड़ मत कर देना पेपर में, ठीक है। और हमारे पास 2 ही फंडामेंटल राइट रहते हैं, आर्टिकल 20 और 21 आपका रहता है, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं। ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है।
और क्या बात कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हमारा लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 1 साल बढ़ जाता है, यानी कि वो 5 साल से कितना हो जाता है, 6 साल हो जाता है, 1 साल बढ़ जाता है। ये एक अमेंडमेंट आई थी आपकी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये 1 साल चेंज करने की बात करी गई थी। लेकिन हमारी 3 बार इमरजेंसी लगी है, लेकिन 1 साल का कार्यकाल जब बढ़ा था वो एक बार ही बढ़ा है, वो किसके टाइम पे, 1975 वाली इमरजेंसी के टाइम पे जो है बढ़ा था। मतलब इंदिरा गांधी जी के समय पे 1 साल जो है बढ़ा था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। समझ आया? सो ये सामने है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताइए जी फटाफट। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है आपका एक आर्टिफिशियल लेक है, ये कहां पे है? एनीवन? जी बिल्कुल, गोविंद पंत सागर, जिसे हम रिहांद डैम के नाम से भी जानते हैं। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलती है, बहुत बढ़िया, उत्तर प्रदेश इंडिया में देखने को हमें मिलती है। इसे हम रिहांद डैम के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। पॉइंट समझ आया जी? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रिहांद डैम प्रोजेक्ट, आंसर नंबर सी। अब यहां पे चंबल प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, ये पेपर में बहुत बार आता है। चंबल प्रोजेक्ट 2 स्टेट्स के बीच में है, एक है राजस्थान और एक है यूपी। राजस्थान और यूपी, राजस्थान और एमपी के बीच में है आपका चंबल प्रोजेक्ट। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। और तहरी डैम आपको पता होगा, ग्रेविटी डैम है ये, ठीक है। और नॉट ग्रेविटी, ग्रेविटी तो आपका दूसरा है, भाखड़ा नंगल है। तहरी डैम जो है आपका हाईएस्ट डैम है, एंड ये कहां पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। और हीराकुड डैम जो है आपका, हीराकुड प्रोजेक्ट जो है महानदी के ऊपर है और उड़ीसा में है। क्लियर? और तहरी किस पे है? भागीरथी के ऊपर, भागीरथी। ये याद रखने तुम्हें। टॉलेस्ट डैम है ये आपका टॉलेस्ट डैम है आपका तहरी डैम वाला। समझ आया? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस पुस्तक के ऑथर का नाम बताइए क्या है? इस पुस्तक के ऑथर का नाम बताइए फटाफट, क्या है? इट्स कॉल्ड सैटेनिक वर्सेस। क्या है? कौन है इसके? इसके ऑथर कौन है? इनके ऑथर हैं सलमान रशीद। आंसर नंबर डी। बस इतना ही याद करेंगे, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज ए परमानेंट बॉडी। परमानेंट बॉडी का मतलब क्या है? यहाँ पे परमानेंट बॉडी का मतलब ये है कि ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते। वो कौन सा है? देखिए इनमें से वो है राज्यसभा। राज्यसभा जो है आपका आर्टिकल नंबर क्या है? 80, जिसे हम और क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्यों का संघ। परमानेंट बॉडी अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद जो है इनकी रिटायरमेंट होती रहती है। राज्यसभा के मेंबर जो आपकी सीट्स की बात है वो 4th शेड्यूल में लिखी गई है। और ध्यान रखना, राज्यसभा में कोई SC ST की सीटें रिजर्व नहीं होती, जैसे कि आपके लोकसभा वगैरह में होती है। लोकसभा जो है निचला सदन होता है, और स्टेट में निचला सदन विधानसभा कहते हैं। ये दोनों कभी भी आपके डिसॉल्व किए जा सकते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब जो भी आपके होंगे उनके द्वारा डिसॉल्व किए जा सकते हैं। यस, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निकोलो दा कॉन्टी, ये जो है एक ट्रेवलर है, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? निकोलो दा कॉन्टी ये किससे बिलोंग करता है जी? तो ये बिलोंग करता है इटली से, वेनिस इटली। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट, नॉट वेनिस, इट्स इटली।
ठीक है। सो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इटली से बिलोंग करता है ये निकोलो दा कॉन्टी। यस, आंसर नंबर ए इज द राइट वन। क्लियर। मोरक्को से तो मैंने बताया था इब्न बतूता आया था, काजी अपॉइंट किया गया था, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आंसर नंबर ए। अब थोड़ा सा इधर उधर के पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको काम आ सकते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? रोम, इटली में। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। रशिया की अगर मैं बात करूं, ऐसा कंट्री जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है वो है रशिया। ठीक है। हाँ, पुर्तगाल के बारे में क्या बताएं तुम्हें, कुछ नहीं बताना, ठीक है। तो आंसर नंबर ए, बस याद रखना, इटली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे इब्न बतूता ही तो मोरक्को से आया था। लेक बेकाल भी है, बिल्कुल। लेक बेकाल साइबेरिया में, रशिया में देखने को मिलती है, डीपेस्ट वाटर लेक है हमारी। चलो, अरे ठीक है भाई, ठीक है, हैं? आ जाओ। व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लैक बॉक्स यूज इन द प्लेन? प्लेन में हम ब्लैक बॉक्स यूज करते हैं जी। ये होता है फ्लाइट रिकॉर्डर, डू नॉट ओपन, इसको ओपन नहीं किया जाता, ठीक है। और इसमें जो है आपकी डेट मीन्स सारी चीज़ें जो हैं मतलब अगर कोई मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना, तो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं इसमें। तो ये ब्लू बॉक्स, ब्लैक बॉक्स कहते हैं इसको, और ये ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी ऑरेंज कलर का होता है। यस, ऑरेंज कलर का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु डिस्कवर्ड द हड़प्पा इन द 1921? 1921 में हड़प्पा को किसने ढूंढा था? तो दैट इज दयाराम साहनी। और सबसे पहली वाली जो साइट डिस्कवर करी गई थी दैट इज हड़प्पा। दैट्स व्हाई इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम और क्या कहते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, ये याद रखना। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को, या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, प्राक ऐतिहासिक। यहाँ पे चीजें लिखित नहीं होती, यहाँ पे चीजें हम पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह से पता करते हैं। और इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। कांस्य, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है ब्रॉन्ज, और ये सारी मेटल्स यूज होने लग गई थी यहाँ पे, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से भी हम जानते हैं। क्लियर। तो अब बात ये है कि हड़प्पा को डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने, और दयाराम साहनी ने ये कौन सी रिवर के किनारे पे इसको ढूंढा था? रिवर रावी के किनारे पे इसको ढूंढा था, रिवर रावी के किनारे पे। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। यस, यहाँ पे ग्रीनरीज हमें देखने को मिलती हैं, 6 ग्रीनरीज जो अन्न के भंडार हैं वो रोज में एक ही रो में इस तरीके से हमें देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बुलक काट देखने को हमें मिलता है, और दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स। और आरडी बनर्जी ने 1922 में ढूंढा था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो क्या है? दैट इज जिसे हम ओएसिस ऑफ सिंध कहते हैं। ओएसिस ऑफ सिंध का मतलब क्या हुआ? सिंध में उपजाऊ भूमि। ठीक है, और इसको और क्या कहते हैं? माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, मोहनजोदारो में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ग्रेट बाथ, बहुत बड़ा स्नानघर, ग्रेट ग्रेनरी जहां पे सारा खाना स्टोर किया जाता है। ठीक है, और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इमेज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। पशुपति महादेव की सील हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। बियर्डेड मैन देखने को मिलता है। ठीक है, और सो दैट्स इट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मोहनजोदारो। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ये जॉन मार्शल और उनकी टीम ने हड़प्पन सिविलाइजेशन को आपका ढूंढा था, और उनने टर्म दी थी, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन, हरखलदास बनर्जी ने 1922 में आपका दैट इज मोहनजोदारो ढूंढा था। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आ जाइए क्वेश्चन। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका कहां पे है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका कहां पे है? ठीक है, सो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो पोटैटो होता है ना, वो ट्यूबर होता है, अंडरग्राउंड पैदा किया जाता है पोटैटो ट्यूबर। अब बात क्या है, इंस्टीट्यूट कहां पे है? दैट इज इन द शिमला। आंसर नंबर सी, शिमला द समर कैपिटल ऑफ इंडिया। इसको किसने बनाया था? शिमला को समर कैपिटल किसने घोषित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने।
ये लॉर्ड डलहौजी, जिसे हम मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया कहते हैं, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के सिद्धांत स्टार्ट किए थे 1848 में, और पहली स्टेट कैप्चर करी थी सतारा। सतारा के अलावा जैसे भगत, जैतपुर, संबलपुर, अवध को कैप्चर किया गया था, उदयपुर को कैप्चर किया गया था, झांसी को कैप्चर किया गया था, भगत को अवध को इन्होंने मेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है कैप्चर किया था। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्लियर, ये याद रखने वाला पॉइंट है। यहाँ पे लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो यूपी की कैपिटल है लखनऊ, और गोमती रिवर के किनारे पे है, ठीक है। और लखनऊ में हमारे बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बोटैनिकल, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पे देखने को मिलता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पे हमें देखने को मिलता है लखनऊ में। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखने वाला पॉइंट है। न्यू दिल्ली में एम्स सबसे पहली बार, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का है, ये यहां पे है। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पे है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहां पे है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, रोड के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, वो भी यहां पे देखने को मिलता है, क्लियर। बाकी मैं इसके जो है इसको दिखाता हूं तुम्हें, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं पेपर में आ जाते हैं, देख लेना। यस, सिडबी के हेडक्वार्टर लखनऊ में है। सिक्योरिटी, नॉट सिक्योरिटी, इट्स स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कहां पे हुआ था? देखिए, फीफा क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा वर्ल्ड कप हुआ कहां पे था? सबको पता है, कतर में। और जीता कौन था? जीता था अर्जेंटीना। किसको हरा के? फ्रांस को हरा के जीता था, ठीक है, ये याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फीफा के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? जूरिक में इनके हेडक्वार्टर हैं। और जूरिक कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और प्लस इसके आपके जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, कौन है? ज्ञानिनी इन्फेंटिनो, फीफा के, क्लियर, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। एक चीज और बताएंगे आप मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि अगली बार वाला, नेक्स्ट वाला जो आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा वो कहां पे होगा, घोषित हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मुझे आप बताएंगे, फीफा वर्ल्ड कप। अच्छा चलो छोड़ो, अभी नहीं बताऊंगा तुम्हें कुछ, ठीक है। सो आई एम वर्किंग फॉर मतलब मैं कुछ काम करने लगा हूं अभी, और करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी करंट अफेयर्स आ जाएंगे। मेरे कुछ पेड कोर्सेज चल रहे हैं ना, तो उसको ख़त्म करके मैं थोड़ा सा करंट अफेयर में भी आऊँगा। और वो करंट अफेयर का जो पार्ट है ना, वो नेक्स्ट मंथ होगा। और मैं एक ही वीडियो डाला करूँगा, वही बेस्ट 200, दैट्स इट, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट करेंगे। और मैं पहले ही मार्च के ही करंट अफेयर डिस्कस करूँगा, मार्च से ही स्टार्ट करूँगा। मैं कोई जनवरी फरवरी से स्टार्ट नहीं करने वाला, मार्च से स्टार्ट करूँगा, मार्च के मंथ से, ठीक है। तो सारे जो भी करंट अफेयर वाला पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, समझ आया? नरसिम्हम कमेटी इज रिलेटेड टू, नरसिम्हम कमेटी जो है वो किसके साथ जो है रिलेट करती है? यस, एनीवन? नरसिम्हम कमेटी जो है वो किसके साथ रिलेट करती है? 1992 में नरसिम्हम कमेटी आई थी। नरसिम्हम कमेटी जो है ये बैंकिंग रिफॉर्म के साथ जो है जुड़ी हुई है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये वही है जिसने बोला था डी रेगुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट रेट को जो है डीरेगुलेट कर दिया जाए आपका प्रॉपर तरीके से, और जो है सीआरआर को कम किया जाए, एसएलआर को कम किया जाए, जिसके कारण जो है जो मैक्सिमम पैसा है हम लोगों को दे पाए, ठीक है, मैक्सिमम पैसा हम लोगों को दे पाए। ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में बात करी जाती है, क्लियर, ये याद रखना। नरसिम्हम कमेटी वही है जिसने 1975 में आपके आरआरबी का कॉन्सेप्ट भी हमें बताया था। आरआरबी का कॉन्सेप्ट, रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट। आरआरबी को पैसा कौन देता है, मतलब फंड कौन करता है? नाबार्ड, ये याद रखना, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आरआरबी के अंदर शेयर किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, और जो आपका स्पॉन्सर बैंक होता है उसका शेयर देखने को हमें मिलता है। सेंटर का 50% शेयर होता है, स्टेट का 15% होता है, स्पॉन्सर बैंक का 35% शेयर होता है। ये 35 लिखा है, 30 मत समझ लेना, मैं हमेशा 5 को ऐसे लिखता हूं। 35% शेयर होता है स्पॉन्सर बैंक का आरआरबी में। तो आंसर नंबर बी, ये आप लोगों को पता ही होगा वैसे तो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार फंस जाते हैं एग्जाम में और गड़बड़ हो जाती है, तो क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग।
कोरोना वायरस 2019 से स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था? ये सबको पता होता है कि चाइना से स्टार्ट हुआ था, लेकिन चाइना की कौन से शहर से स्टार्ट हुआ था? वुहान से स्टार्ट हुआ था। बस हम इतना ही डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और जो हमारा एक बैंक है ब्रिक्स बैंक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, उसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? शंघाई, चाइना में देखने को हमें मिलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एडवोकेट जनरल जो है आपका, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैज ए टर्म ऑफ, देखिए एडवोकेट जनरल का जो आर्टिकल नंबर है वो है 165 आर्टिकल नंबर होता है। जैसे हमने डिस्कस किया था आर्टिकल नंबर 76 वो होता है अटॉर्नी जनरल के लिए। अटॉर्नी मतलब महान्यायवादी। जो इंडिया लेवल पे ये होते हैं, स्टेट लेवल पे आर्टिकल 165 जो एडवोकेट जनरल होते हैं। देखिए ये कौन होते हैं? ये स्टेट्स को बचाते हैं, ठीक है। जो आपके जो सिविल केसेस होते हैं उनमें बचाते हैं। और इनका जैसे अटॉर्नी जनरल तब तक सीट के ऊपर बैठे रहते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे, ये तब तक सीट पे बैठे रहेंगे जब तक गवर्नर चाहे। तो इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होता, तो इट हैज नॉट डिटरमाइंड, तो मतलब इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया तुम्हें? सिविल केसेस में बचाएंगे, वो सेंटर को बचाएगा, वो स्टेट को बचाएगा। पॉइंट समझ आया तुम्हें? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर डी। जैसे अटॉर्नी जनरल आपका लोकसभा राज्यसभा में जा सकता है, बैठ सकता है, बातें कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। तो सेम विद द अटॉर्नी जनरल, सेम विद द एडवोकेट जनरल, स्टेट में कहीं पे भी जा सकता है, बात कर सकता है, बैठ सकता है वगैरह वगैरह, बट वोट नहीं कर सकता। यस, महाभारता का जो फेमस नेम है, सॉरी फेमस कह रहा हूं, ओरिजिनल नेम है वो क्या है? ओरिजिनल नेम जो है महाभारता का क्या है? जय संहिता, सत श्री संहिता के नाम से भी इसको जानते हैं, सतश्री संहिता, इसके नाम से भी हम जानते हैं किसको? महाभारता को। और महाभारता जो है वो है लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा महाकाव्य देखने को हमें मिलता है। महाभारत को लिखा किसने था? वेद व्यास जी ने लिखा था, ये याद रखना है, ठीक है। और महाभारत लॉन्गेस्ट एपिक हो गया। और इसका पर्शियन वर्जन जो लिखा गया था फारसी भाषा में, वो किसने लिखा था? फारसी भाषा में इनका जो पर्शियन वर्जन है फारसी भाषा में किसने लिखा था? एंड दैट द वर्जन इज कॉल्ड रज़मनामा, रज़मनामा, और वो लिखा था बदौनी ने, बदौनी ने लिखा था। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा जो चीज है वो महात्मा गांधी जी ने लीड नहीं किया है? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो महात्मा गांधी जी ने लीड नहीं करी है? नॉट हेडेड बाय महात्मा गांधी। देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, ना तो क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने लीड किया है, ना उन्होंने बारदोली सत्याग्रह लीड किया है। लेकिन इसमें फिर हम टिक क्या करें? हम टिक क्या करें? देखिए पहली बात तो ये दोनों लीड नहीं किए हैं। जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम उस केस में क्विट इंडिया मूवमेंट मान लेते हैं कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। बट इसके अंदर हम टिक क्या करेंगे? फिर हम बारदोली सत्याग्रह। क्लियर हो गया? बट ध्यान रखना क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं स्टार्ट किया था। तो मैं बारदोली सत्याग्रह से पहले क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया था। ग्वालियर टैंक बॉम्बे से स्टार्ट किया गया था, ग्वालियर टैंक बॉम्बे से, ठीक है। यहां पे गांधी जी ने बोला था डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। ये हिंसाजनक मूवमेंट बन गई थी, वायलेंट मूवमेंट बन गई थी, ये लड़ाई झगड़े होने लग गए थे प्रॉपर तरीके से। और गांधी जी ने यहाँ पे डू और डाई का नारा दिया था, लेकिन इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट, कोई लीडर नहीं था इसका, ठीक है। बट हाँ, गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था तो हम कह देते कि लीडर थे, लेकिन इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट, इट वॉज ए लीडरलेस मूवमेंट, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जब ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, जैसे इसमें बोला कि कौन सी लीड नहीं किया था, तो इसमें हमें पता है कि बारदोली सत्याग्रह तो दूर दूर तक गांधी जी नहीं थे। तो आंसर इसमें क्या टिक करेंगे? हम डी ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और ये स्टार्ट किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने स्टार्ट किया था। और यहां पे इनको सरदार की उपाधि मिली थी। सरदार की उपाधि जो दी थी गांव की औरतों ने दी थी, फीमेल्स ने दी थी, और गांव की औरतों ने फीमेल्स ने दी थी। नंबर 2 उसके बाद विमेन के बाद जो है महात्मा गांधी जी ने इनको सरदार नाम से नवाजा था। क्लियर? अब बात यह है कि बारदोली सत्याग्रह हुआ कहां पे था? गुजरात में था, और एक क्रॉप टैक्सेशन के लिए एक सत्याग्रह देखने को हमें मिला था। तो ये पॉइंट्स याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना पेपर में, ठीक है। तो आंसर नंबर डी। और बाकी खेड़ा सत्याग्रह की बात करें 1918 में था, ये भी क्रॉप टैक्सेशन के लिए गांधी जी ने किया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब दांडी मार्च किया गया था, आपका सॉल्ट सत्याग्रह किया गया था, तभी स्टार्ट हो गया था
12 मार्च 1930 से लेके 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक आपका क्या था, प्रॉपर तरीके से सिविल ये आपका डेट इज दांडी मार्च था। 24 दिन का रास्ता कवर किया था, 240 माइल्स रास्ता कवर किया था, 385 किलोमीटर का रास्ता था। और गांधी जी के साथ कितने लोग थे, 78 थे, और गांधी जी एक और हैं, और टोटल कितने बन गए, 79 पीपल वर देयर। तो आंसर नंबर डी, बारदोली सत्याग्रह इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।